अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नोवा की करंट अफेयर पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सीरीज़ का मकसद करंट अफेयर्स के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं डेली न्यूज़पेपर के साथ आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि आपको इस बात का बहुत ज़्यादा पता है कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने वक्त के साथ साथ अपडेट करना होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को साथ साथ पढ़ना होता है, एनालिस्ट जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपको उसको भी अपने साथ साथ नोट डाउन करना होता है। तो हमारी इस कोशिश में, क्योंकि एस्पायरेंट्स को हमेशा इस बात पे डिफ़िकल्टी रही है कि करंट अफेयर्स में क्या पब्लिश हो रहा है वो साथ साथ उसको टैली नहीं कर सकते, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन पॉडकास्ट में कुछ गेस्ट को भी मदऊ करें आपके साथ। यहाँ हमारे साथ वो होंगे जो मौजूदा करंट सिचुएशन के ऊपर बात भी करेंगे और उससे आपको मज़ीद आसान एनालिसिस समझने का मौका मिलेगा। आज इस पॉडकास्ट में मैं ही आपके साथ हूँ, ये पहली एपिसोड है और करंट अफेयर्स के हवाले से मेरे पास 2-3 अखबार हैं, ट्रिब्यून है, दी न्यूज़ है और डॉन है। इसमें क्या पब्लिश हुआ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक आज डॉन की भी लीड स्टोरी के तौर पे रहा वो IMF के साथ होने वाली पाकिस्तान की डील है। तो जिस टॉपिक को इस वक्त हम कवर करने जा रहे हैं वो है इकॉनमी। आज इस पे अभी तक की अपडेट्स क्या हैं और इस अपडेट्स का पिछले वीक के साथ क्या कनेक्शन है, तो हम इस करंट अफेयर्स को लास्ट वीक तक आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम IMF के साथ पाकिस्तान की डील की बात करें तो इकॉनमी के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो IMF से मिलने वाला कर्जे की ट्रंच है। आज के अखबार ने ये लीड स्टोरी पब्लिश की है कि डार ब्लेम्स फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की बात हो रही है, ब्लेम्स ट्रस्ट डेफिसिट। वो समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट एक वक्त सबसे बड़ा इशू है IMF के साथ डील ना होने का, विद IMF फॉर डिलेड डील, क्योंकि ये डील जो है वो डिले हो रही है। अच्छा, इस डील का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको अगर बताऊं तो इस डील का कॉन्टेक्स्ट ये बनता है कि हमारे पाकिस्तान में जब भी कभी बजट डेफिसिट होता है, यानी हमें हमारी हुकूमत चलाने के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, तो हमें IMF से पैसे लेने होते हैं या वर्ल्ड बैंक से लेने होते हैं या यूजली एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया जाने वाला कर्जा जो है वो ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस पर मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान ने जब अपना 22वां प्रोग्राम IMF से लेने की कोशिश की, 2019 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान थे और उन्होंने IMF के साथ जो डील की, जो बेल आउट पैकेज हुआ, उसमें $6.5 बिलियन पाकिस्तान को मिलने थे और इसके तहत ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस IMF की तरफ से थी जो वक्त के साथ साथ पूरी करनी थी और कमिटमेंट के बाद फिर बाकी अक़साद जो हैं पाकिस्तान को मिलनी थी। लेकिन इसमें कुछ वजूहात की वजह से डिले रहा। आज के अखबार में इसहाक डार ने उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है कि उनकी वजूहात क्या रही हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मिस कमिटमेंट रही है, जो चीज़ें IMF के साथ तय होती रही हैं उनको पूरा नहीं किया जाता रहा, इसलिए IMF अब रिजिड भी है और IMF शायद पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट वजह उन्होंने बताई कि IMF इस वक्त पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिका के हालात चाइना के हवाले से भी और अफ़गानिस्तान सूरत हाल की वजह से भी थोड़े टफ़ हैं, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इस IMF डील में के हवाले से ही आज एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से आई। नेड प्राइस जो कि अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ अपने कमर्शियल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ा सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को IMF के साथ अपने मामला तय करने होंगे। यानी उन्होंने भी कंडीशन कर दिया कि पहले आप IMF की शराइत के साथ अपने कर्ज़े को पूरा करें, उनसे कर्ज़े की ट्रंच के हवाले से अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो भी कंडीशंस लगाई जा रही हैं उनको पूरा करें और फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। ये दो खबरें, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से IMF के साथ भी लिंक हो रही हैं, और दूसरा ये IMF की जो डील है अगर ये पाकिस्तान को मिलती है तो इसको मिलने के बाद पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है ये उसको भी कैटर करेगा। अच्छा, इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इकॉनमी के हवाले से डिस्कस हुई है और आज ही के अखबार के साथ इसको लिंक करूँगा कि पाकिस्तान को जो मिलने वाला जो मुआहदा, जो स्टाफ लेवल मीटिंग है इसहाक डार पाकिस्तान गवर्नमेंट की और IMF की, वो तय पा गई हैं और तकरीबन $1.1 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिल सकते हैं। इस खबर का जो सबसे अच्छा इंप्रेशन है वो पहले स्टॉक मार्केट पे पड़ा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फ्रेंचाइजेज हैं उनके अंदर फौरी तौर पर एक बूम आया और हमने देखा कि 200 पॉइंट से स्टॉक मार्केट भी इंक्रीज़ हुई है। आज की अखबार के साथ मैं आपको इस सारी बातों को लिंक कर रहा हूँ कि इस वीक में ये एक पॉजिटिव पेश रफ्त है जिसकी वजह से पाकिस्तान के
अंदर डॉलर की प्राइस पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, वो रिड्यूस होगी और पाकिस्तान का रुपया जो है वो वैल्यू होगा, जो आज की खबर है इसके मुताबिक। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, थोड़ा सा पिछले हफ्ते के साथ इकॉनमी को लिंक कर दें तो आपको याद होगा कि मिड ऑफ फेब के अंदर ज़िमनी बजट या मिनी बजट के नाम से पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने एक मिनी बजट दिया, जिसके अंदर IMF की एक शर्त को माना गया था, और वो ये था कि 170 बिलियन रुपीज़ के जो टैक्सेस हैं उनका इजाफा किया जाए। और जब ये टैक्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आवाम से या कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये टैक्स लगने थे। तो पाकिस्तान के अंदर 17% GST भी जब पिछले साल नाफिज किया गया था, वो भी IMF की कंडीशन पे किया गया था। अब उस 17% को बढ़ाकर 18% किया गया कुछ इंडस्ट्री के लिए, और कुछ के लिए 25% किया गया। तो ये जो 170 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस कलेक्ट होंगे, 17 को 18 और 17 को 25% बढ़ाकर किए जाएंगे। तो ये भी अपडेट आपके पास होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़िमनी बजट के बाद जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा टैरिफ्स ऑफ GST टैक्सेस नाफिज हैं वो 18% हैं और 25% हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए। 33 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ ये नाफिज किया गया है। और उसके बाद एक जो और चीज़ इकॉनमी के हवाले से ही पिछले दिनों की पेशरफ्त है वो भी आपके नोटिस में होनी चाहिए। वो ये है कि जो पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, हमारा इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक की तरफ से 17% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट था, जो कि बहुत ज़्यादा है पहले ही, लेकिन क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान का पैसा डीवैल्यू हो रहा है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी मुल्क में ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने 17% से 20% यानी 3% शरह सूद का बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसका एक मैसेज है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो महंगाई का तूफ़ान है वो बढ़ेगा। और ज़ाहिर है हमने ज़िमनी बजट भी इसके साथ मुंसलिक देखा। तो ये सारी जो ख़बरें जो आज अखबार में प्रिंट हुई और पिछले वीक में जो इकॉनमी के हवाले से चल रहा है, इसको आपने अपने नोट्स के साथ और इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल के साथ अपडेट करना है। इसको साथ साथ आपने टैली करते रहना है, और मेरी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसी नई चीज़ जो इकॉनमी के साथ अपडेट हो रही है वो आप तक हमेशा तक पहुंचती रहे, और कुछ एक्सपर्ट्स को भी इस पे मदऊ करेंगे जिन पे आपसे बात की जाए। एक तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो अखबार में आज आया, ये डॉन न्यूज़ के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही ट्रिब्यून ने एक डिफरेंट स्टोरी पब्लिश की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अभी तक इसहाक डार को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या है जब $1.1 बिलियन पाकिस्तान के पास आएंगे। तो थोड़ा सा मिसट्रस्ट या थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी पाई जाती है कि शायद ये ट्रंच जो है पाकिस्तान लेने में कामयाब होता है या नहीं होता। ज़ाहिर है इससे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। एक और चीज़ कि ये जो वर्ल्ड बैंक है उसने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप 340 अरब रुपया जो है सब्सिडी दी जाती है उन लोगों को जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिच हैं, अच्छी क्लास है, और जो लोअर क्लास है या पॉवर्टी में जो लोग हैं उनके साथ आप कोई सब्सिडी नहीं देते या उनको रिलीफ नहीं देते। तो ये जो सब्सिडी पैकेज है 340 अरब रुपए का रिच से, इसको भी ख़त्म किया जाए। ये खबर उन्होंने यूँ लिखी कि डब्ल्यू बैंक अर्जेस पाकिस्तान टू विड्रॉ 340 बिलियन रुपीज़ एनुअल सब्सिडी टू द रिच। सो ये चीज़ भी आपके नोटिस में होनी चाहिए कि हमारी सब्सिडी की जो कॉस्ट है 340, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिकमेंडेड सजेशन है कि आपने ऐसा नहीं करना। ये सारी जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कशन की ये सिर्फ इकॉनमी से रिलेटेड थी कि अखबार में मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से चंक्स होते हैं और उन तमाम ख़बरों को हम कनेक्ट करके फिर हम अपना एक एनालिसिस बनाते हैं कि इसको पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरह थी। अब हम चलते हैं एक और सूरत हाल के ऊपर। इंटरनेशनल सिनेरियो पे ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान का ताल्लुक हमेशा चाइना से रहा है और पाकिस्तान का ताल्लुक हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रहा है। और दोनों ज़ाहिर है हमारे चाइना हमारा नेबर है और जो US है उसके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एलाई भी है। खबर ये आ रही है और डॉन के जो एडिटोरियल है उसमें आज ये पब्लिश हुआ है साइनो US कन्फ्रंटेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स और जो चाइना की कन्फ्रंटेशन है वो पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक परेशान उन सूरत हाल बन सकती है। ये बात यूँ हुई कि कुछ दिन पहले जो सदर हैं चाइना के शी जिनपिंग, उन्होंने एक खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने 3 चीज़ों पे बात की: कंटेनमेंट, एनसर्कलमेंट एंड सप्रेशन ऑफ चाइना बाय US। उन्होंने कहा कि US जो है वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको सर्कल करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और इस बयान से पहले भी अगर हम एक देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान हमेशा से रेवलरी रही है। अब दोबारा से ये रेवलरी इस तरह से आ रही है कि एक डेट है जो प्रेडिक्ट की जा रही है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक सीनियर ऑफिशियल हैं जो कि एयरफोर्स के मेंबर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 2025 के अंदर चाइना और US की फुल फ्लेज वॉर हो सकती है।
اس وجہ سے وہ اپنی جو جنگی ساز و سامان ہے اور باقی تیاریوں کو بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو تائیوان کا جو کرائسس ہوا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چائنا کی جو ٹریڈ کا ایشوز چل رہے ہیں, پھر انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے, کوڈ کا ایشو ہے, پاکستان کے ساتھ چائنا کے حوالے سے پریشر ہے, سی پیک پالیسیز کے اگینسٹ پاکستان کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس جو کر رہا ہے, اس کے ساتھ جاپان ہے, فلپائن سی ہے, ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو کچھ یونائٹڈ اسٹیٹس کر رہا ہے. تو حالات آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ 2025 کے اندر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ان دو ملکوں کے درمیان لڑی جا سکتی ہے, جس کا بیان یو ایس سینئر ایئر فورس آفیشل کا بیان کہ 2025 میں جنگ ہو سکتی ہے, اور دوسری طرف شی جن پنگ کی طرف سے یہ کہنا کہ چائنا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کنٹینمنٹ, انسرکلمنٹ اور سپریشن کی پالیسیز کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان کے اوپر اس طرح پڑے گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو چائنا کے ساتھ ان ریلیشن ہے اور بہت زیادہ اکنامک ڈپینڈنس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ بہت ساری ڈپلومیٹک فیورز کے ساتھ بھی جڑے ہیں. اور اگر اس صورتحال میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان نہیں جاتا یا نیوٹرل ہوتا ہے تو یہ ابھی سے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. تو یہ چیز آپ کے پاکستان کی فارن پالیسی, پاک چائنا ریلیشنز, پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس پر جو بھی چیزیں آج کل پبلش ہو رہی ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ایکسپرٹس کو بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بٹھائیں گے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ابھی سے انیشیٹ ہو گئی ہیں, ایک نیا اینگل ہے جو اس وقت انٹرنیشنل آرڈر میں داخل ہونے جا رہا ہے, تو آپ کو اس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ خبر اور بھی جو آج اخبار کا حصہ ہے وہ ہے کہ چیف جسٹس عطا بندیال جو ہیں انہوں نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو اپ کمنگ میٹنگ ہے جو کہ 10 سے 12 مارچ میں دلی کے اندر ہونے جا رہی ہے, وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا, یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تو کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو فارن آفس ہے ظاہر ان کی طرف سے یہ ڈیسیژن تھا جو کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ٹیک اپ ہوا, اور اس کے بعد فارن آفس پاکستان نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا کہ ہم دلی میں ہونے والا جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے. اچھا, اسی کے ساتھ دوسری جو خبر ہے وہ یہ کہ مئی کے اندر فارن منسٹرز کی جو کانفرنسز ہیں ایس سی او کے پلیٹ فارم سے, وہ بھی گوا انڈیا میں ہونے جا رہی ہیں, اور اس میں ظاہر انویٹیشن جو ہے وہ دیا گیا ہے پاکستان کے جو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کو, اور اس میں جو یہ جو چیف جسٹس لیول کی میٹنگز تھیں اس میں چیف جسٹس صاحب کو انویٹیشن دیا گیا. اب ان دونوں میٹنگز میں اس میں تو پاکستان بائیک آؤٹ کر چکا کہ ایس سی او میں چیف جسٹس کی میٹنگ میں پاکستان نہیں جا رہا, لیکن جو گوا کی میٹنگ ہے اس کا بھی ڈیسیژن نہیں ہوا. لیکن آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی رکھنا ہے, اس کو نوٹس میں رکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک فنکشنل فورم ہے, سارک آلریڈی ڈیڈ ہو چکا ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات کی وجہ سے. اب یہ دونوں کسی بھی ایسے پوائنٹ کے اوپر اگر وہ دو ملکوں کی سرزمین کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو بائیک آؤٹ کرتے ہیں. اس کا اگر تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں تو اس کا کانٹیکسٹ پاکستان اور انڈیا کے میچز کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہونے والے میچز کو انڈیا بائیک آؤٹ کر رہا ہے اور انڈیا کے اندر ہونے والے میچز کو پاکستان بائیک آؤٹ کر رہا ہے, دونوں کے لیے آئی سی سی بھی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم یو اے ای یا باقی اسٹیڈیمز کو کنسیڈر کر رہی ہے. تو یہ ریولری جو ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے ہے, اور دونوں کے ایک دوسرے کو بائیک آؤٹ کرنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دونوں کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر ایک فیلیور کے طور پہ دیکھا جائے گا. اور یہ دونوں ایگزامپلس جو کہ فارن منسٹر کانفرنس ہونے جا رہی ہے مئی میں گوا میں, اور جو ابھی مارچ کے اندر چیف جسٹس کانفرنسز ہوئی ہیں ایس سی او ممبر کنٹریز کی, ان کے اندر پاکستان کا بائیک آؤٹ کرنا پاک انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے ایک اچھی خبر نہیں ہے. تو اس 3 خبروں کو بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ آپ اپنے اخبار کو ریڈ کرتے وقت ان میں سے وہ پوائنٹس جو آپ کے سلیبس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا کریں, تاکہ ان انالیسس کو آپ اپنے پورا تھرو آؤٹ دا ایئر ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ کم وقت میں زیادہ آپ سے چیزیں شیئر کی جائیں, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں مزید ڈیٹیل ہوں گی. آپ نے اپنا فیڈ بیک کامنٹس میں ہمیں ضرور دینا ہے, تاکہ آپ جو چیزیں ہم سے اس پوڈ کاسٹ کی سیریز کے پلیٹ فارم سے ہم سے لینا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا رکھیں بہت سا خیال, ہمیشہ دیکھتے رہیں نیشنل آفیسر اکیڈمی ویئر ڈریمز کم ٹرو.